नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। एक मुद्दा जो 2024 के चुनाव में सबसे इन्फ्लेमेबल इशू रहा, यानी कि सबसे ज्वलंत, सबसे गर्म, सबसे हॉट टॉपिक, वो मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण का। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कहा था कि खान मार्केट गैंग न सिर्फ दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है, बल्कि ये लोग देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड को देना चाहते हैं। खेलों में धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। बैंक लोन धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। देश के बजट का 15% हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब वो इस हकीकत को देश के सामने रखते हैं तो वो उन पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का इल्जाम उन पर लगाया जाता है। लेकिन क्या जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो वाकई में सच है? क्या किसी मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन लिखे बिना भी कोई पार्टी मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे सकती है? मतलब ये कि जो ऑन पेपर लिखा नहीं है वो हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? और ये कब कब हुआ है और कैसे किया गया है? ये आगे भी हो सकता है क्या? खान मार्केट गैंग का गेम प्लान क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप ये जाने कि ये खान मार्केट गैंग दरअसल है क्या और ये मामला क्या है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये खान मार्केट गैंग है तो समझिए ये लोग कौन है। लुटियन जोन का वो इलाका जहां बड़े बड़े पॉलिटिकल लाइजनर्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेता नियम बनाने से लेकर नियम लागू करवाने तक मंत्रालय के बंटवारे करवाने वाले दिग्गज चेहरों का अड्डा खान मार्केट गैंग। साल 2004 से लेकर 2014 तक इसी खान मार्केट लॉबी के इशारों पर पॉलिसी बनती भी थी और बदलती भी थी। लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर बन गई, अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए तो वो संविधान बदल देंगे, ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, पिछड़े दलित आदिवासियों का हक मारा जाएगा। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तब इसी कांग्रेस पार्टी ने कैसे माइनॉरिटीज को वू करने के लिए, यानी उन्हें प्लीज करने के लिए एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसने दलितों, वंचितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हक मारकर उन्हें अल्पसंख्यकों को दे दिया। मजे की बात तो ये है कि ये काम सिर्फ एक छोटे से एक्शन से हो गया। दो एक्ट, इस देश में दो ऐसे एक्ट हैं। एक का नाम है NCMEI एक्ट, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, और दूसरा है RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। NCMEI के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है, जबकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वंचितों के लिए कोटा रखा गया है। और जब वंचित कहते हैं तब उसमें SC, ST, OBC, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीब तबका जो गरीबी रेखा से नीचे है, और दिव्यांग बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं जिनका शिक्षा का अधिकार इसमें निहित है। NCMEI एक्ट मनमोहन सरकार के दौरान साल 2004 में पारित हुआ और इस दौरान करीब 9000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। इसमें वंचितों को मिलने वाले आरक्षण को रोकने के लिए संशोधन भी किया गया, यानी कि आज की डेट में वो स्कूल, वो कॉलेज जिसे एक बार अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है तो वहां पर SC, ST, OBC, दिव्यांग और इसके साथ साथ ही BPL बच्चों के लिए रिजर्व सीट नहीं दी जा सकती। यानी कि जो इस तबके से आते हैं, जो SC, ST, OBC हैं, उनके लिए उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जिसमें प्राइवेट स्कूल्स शामिल हैं, जिसमें बड़े कॉलेज शिक्षण संस्थान शामिल हैं, वहां पर इस तबके के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। अब मैं आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाती हूं कि कैसे NCMEI एक्ट का इस्तेमाल करके SC, ST और OBC समेत गरीब बच्चों का कोटा काटा गया। साल 2004 में बने NCMEI एक्ट के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना शुरू हुआ। साल 2008 तक इन संस्थानों को नॉर्मल रेट से माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साल 2009 आया, जब मनमोहन सरकार में सभी को शिक्षा का अधिकार देने वाला राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया और फिर इसके 2 साल के बाद ही माइनॉरिटी स्टेटस वाले इंस्टीट्यूशन में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गई।
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस कितनी तेजी से दिया जाने लगा, ये भी आगे आपको समझाऊंगी। जिनकी ये रिपोर्ट है वो भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद होंगे, दिलीप मंडल, जिन्होंने बड़े विस्तार से इस पूरी बात को समझाया है अपनी रिसर्च एनालिसिस के जरिए। लेकिन पहले आप ये समझिए कि RTE एक्ट आने के बाद कैसे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल RTE अधिनियम के अंतर्गत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 25% सीटें हैं। SC, ST, OBC, दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए रिजर्व सीट्स का प्रावधान है, यानी कि सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दी जा सके। इसके लिए स्कूलों में वंचित और गरीब बच्चों के लिए 25% कोटा तय किया गया है, यानी कि जिन स्कूलों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा रहा था, अब वहां पर वंचित समाज के बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व करनी होगी। बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी, लेकिन लोगों ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। लोग बोले, या उस वक्त की मौजूदा सरकार बोले, पॉलिसी मेकर्स बोले, पॉलिटिकल लाइजनर्स बोले, जो नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। साल 2010 में HRD मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। कहा गया कि RTE एक्ट लागू करते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। स्कूलों में वंचित और गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व न रखनी पड़े, इसके लिए 2012 में बाकायदा RTE एक्ट में एक संशोधन किया गया और इससे माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त संस्थानों की लिस्ट अलग तैयार की गई। मैं जरा गुजारिश करूंगी हमारी टीम से जल्दी से हमारे एक पोडियम की व्यवस्था कर दें, क्योंकि जिन मेहमान का हमें इंतजार था, जो आज इस पूरे रिसर्च और इस पूरे एनालिसिस की एक एक बारीक से बारीक परतें खोलेंगे। और जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था कि क्या एक सरकार या एक पार्टी का इरादा OBC का हक मारकर मुसलमानों को देने का है, और क्या ये पूर्व में हुआ है? क्या मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन ना लिखा जाए तब भी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा सकता है? क्या कोई बैकडोर एंट्री है? बहुत स्वागत करती हूँ दिलीप मंडल जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी, जिन्होंने ये पूरी रिसर्च की है, एनालिसिस किया है। मैंने पहला ही सवाल जो दर्शकों के सामने रखा कि अगर किसी मैनिफेस्टो में कोई पार्टी ये दावा करे कि हम धर्म आधारित आरक्षण नहीं देंगे, तो भी क्या ये संभव है? क्या ये किया जा सकता है? मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बुलाया है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा है कि माइनॉरिटीज़ को आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल उनका आप 2009 का मैनिफेस्टो आप में से कोई भी इस समय गूगल पर सर्च करके पढ़ सकता है। उसमें साफ कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में जिस तरह से माइनॉरिटीज को आरक्षण दिया गया है, इसको वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं। तो पहले तो ये है कि वो दरअसल यही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अचानक से कोई गलती हो गई है। दैट वाज देयर पॉलिसी, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में है, उनके रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में है, उनके सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में है, प्रधानमंत्री के उस समय के वक्तव्य में है कि हम मुसलमानों को फेयर शेयर इन जॉब्स देना चाहते हैं। सो दैट वाज ए ग्रैंड डिजाइन, इट्स नॉट कि अपने आप कुछ गलती से हो गया है। तो ये प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। आई थिंक यानी मुसलमानों को मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, इस जेनजी लैंग्वेज में बोलूं कि वो माइनॉरिटीज को वू करना चाहते थे, करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल वो करना क्या चाह रहे थे, इसके लिए हमको उस समय को थोड़ा देखना पड़ेगा। 2004 में जब इनकी सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हरा कर ही आए। कांग्रेस लंबे समय से, आज़ादी के बाद से बहुत ग्लोरी में रही, जिस समय नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक पूर्ण बहुमत की सरकारें रही। 90 के बाद से इनकी पूर्ण बहुमत की सरकारें आज तक नहीं बनी है केंद्र में। तो इनको लगा कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। प्रॉब्लम एरिया था बिहार और यूपी, जहाँ पर तीसरी धारा की पार्टियों ने इनका वोट ले लिया और यहाँ पर ये चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गए। आज भी चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी हैं। तो इनको लगा कि मुसलमान इन दोनों राज्यों में लगभग 20% के आसपास है। इनको अगर हम वो कर लेते हैं, इनको अगर हम किसी तरीके से अपने खेमे में ले लेते हैं, तो हम अपने पुराने नेहरूवियन मॉडल में, जिसमें कि ब्राह्मण प्लस शेड्यूल कास्ट प्लस मुसलमान, ये कॉम्बिनेशन फिर से बना लेंगे। तो इस चक्कर में वो OBC की अनदेखी करना यहाँ से वो शुरू कर दिया उन्होंने। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। लालू यादव के खिलाफ, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके खिलाफ कभी फास्ट ट्रैक करके सजा नहीं दिलवाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नहीं किया था वो मनमोहन सिंह ने किया। और लालू यादव के खिलाफ पहली बार सजा 2013 में हुई। और उसके बाद हमारे
मैं क्या राहुल दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी भी लालू जी और कांग्रेस पार्टी का क्या सहयोग है उससे लेकिन हिस्ट्री को कहाँ मतलब मिटा दें, वो स्लेट तो है नहीं कि हिस्ट्री को मिटा देंगे। और राहुल गांधी ने बकायदा इंश्योर किया कि लालू यादव कभी पूरी जिंदगी में इस पार्लियामेंट में ना आ पाए। ये इंश्योर करने का काम राहुल गांधी का हाथ से हुआ, क्योंकि उस समय की सरकार चाह रही थी कि इसको वो जो उनके खिलाफ फैसला आया है, इसकी वजह से जो उनकी सदस्यता जा रही है, इसको एक्ट लाके ठीक कर दें। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे एक्ट को फाड़ के फेंक देना चाहिए। ही इंश्योर्ड, उन्होंने इंश्योर किया कि लालू यादव कभी नहीं आए। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस आया, उनको जेल जाने का डर हुआ। बहन जी के खिलाफ दुनिया भर के केसेस हुए, उनका सारे प्रोजेक्ट उनके स्टॉल किए गए। ये जो ताज कॉरिडोर स्टॉल किया गया, ये यमुना एक्सप्रेस वे ये रोका गया। असल में इसी क्रम में ये हुआ कि माइनॉरिटीज को क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो 2006 में 15 पॉइंट प्रोग्राम उनके लिए कि इतनी स्कॉलरशिप सिर्फ उनके लिए क्या क्या दी जाए वो किया। माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी में 70% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ लक्षित है। जब ये कहते हैं माइनॉरिटी, तब इनका मुसलमान लगभग, हाँ, उसके बाद 10-11% क्रिश्चियन, तो ये उसके बाद बाकी थोड़ा थोड़ा है। तो इनको लगा कि क्या क्या ऑफर करें। इनको लगा जामिया दे देते हैं। जामिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बनी है, लेकिन दे देते हैं। अब देने का नतीजा क्या हुआ कि जिस दिन ये फैसला हुआ 2011, उस दिन वहाँ लागू, उससे पहले बैच तक SC/ST का रिजर्वेशन मिल रहा था, वो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म हो गया, मुसलमानों का 50% रिजर्वेशन आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, RTE एक्ट हम बना रहे हैं जी। उसमें SC/ST, OBC और पुअर और फिजिकली चैलेंज, इन 5 कैटेगरीज को 25% सीटें सबको देनी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने एक उनका बाईपास बना दिया कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपना क्लेम कर लेते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा RTE से। सर, आप इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा, लेकिन पहले आप दर्शकों को ये समझाएं कि ये जब हम अल्पसंख्यक दर्जा की बात करते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की वजह से इनका आरक्षण क्यों खत्म हो जाता है, क्यों बाधित हो जाता है? देखिए, SC/ST, OBC का, दिव्यांग का, राइट। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है और उसके लिए जो संविधान संशोधन करके उसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया कि सबको 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो मुफ्त शिक्षा देने का सारा जिम्मा सिर्फ सरकारी स्कूल उठाते तो शायद ये पूरा नहीं होता। तो सरकार की उस समय समझदारी बनी कि प्राइवेट स्कूलों पर भी इसका थोड़ा सा बर्डन डाल देते हैं। एटलीस्ट 25% बच्चे वो SC/ST, OBC गरीबों को लेने लगे। इसके लिए एक्ट पास हो गया। एक्ट पास हो गया तो भारत के हर स्कूल पर लागू होना चाहिए। अब लेकिन माइनॉरिटी को कुछ देना है, माइनॉरिटी को क्या दें? तो माइनॉरिटी को चूंकि बहुत कुछ देने का प्रोजेक्ट था, उसमें था कि OBC के अंदर से थोड़ा दे देते हैं, माइनॉरिटी का उसमें से अलग से एक कोटा निकाल देते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर मुसलमानों को डाल देते हैं। तो उन्होंने स्कूल्स के लिए किया कि आप अगर माइनॉरिटी बन जाओ तो आपको हम प्रोटेक्शन दे देंगे RTE से, राइट टू एजुकेशन एक्ट से। इस वजह से ये स्कूल्स जो है वो धड़ाधड़ ये बता के हमारे संस्थापकों में 3 मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, ये सब करके इन्होंने उस, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा ऑर्डर पास किया। और कपिल सिब्बल साहब इस पूरे प्रसंग के विलेन नंबर 1 हैं और उनकी कंटिन्यूटी है। वो देश में विध्वंस पैदा करने वाली सभी शक्तियों के साथ खड़े हैं। मैं आपको पढ़ रही थी, आपने तो यहाँ तक कह दिया ही इज द पैथोलॉजिकल लायर। या एक्चुअली वो जब कह रहे हैं, जैसे उन्होंने क्या कहा, इसके लिए क्लेम क्या किया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। अभी स्मिता प्रकाश जी ने कहा कि कहाँ है डाटा आपके पास, तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। ऐसा कोई करता है क्या? आप जो चीज़ बोल रहे हो, एटलीस्ट आपके पास उस डॉक्यूमेंट का नाम, वो 4 इंडिकेटर कि भाई ठीक है, हेल्थ इंडिकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कौन से 5 इंडिकेटर हैं जिसमें कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। तो कपिल सिब्बल ने और कांग्रेस ने ये माहौल बनाया सच्चर कमेटी वगैरह के जरिए कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, हाय बेचारे, इनका क्या होगा, इनको कुछ देना पड़ेगा। और इसका दबाव इतना ज़्यादा था कि उस समय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन भी विरोध नहीं कर पाए और हिंदू संगठन भी विरोध नहीं कर रहे थे उस समय, तमाम कारणों से। तो ये हो गया। अब हो गया तो उसके बाद इन स्कूलों की बाढ़ आ गई। एक साल में 2-2 हजार, लगभग 1900। मैं एक वो ग्राफ जो है 1965 जी जी द प्रिंट में पहली बार ये छपा लेख जी। मैं और वही एक ग्राफ नाम और ले रहा हूँ, नेत्रपाल जी ने, कर्नाटक के एक IRS ऑफिसर हैं, उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में इस बात को पहले दर्ज किया था। जी प्लीज। आपने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, वो साल 2005 में जहां केवल 21 था, साल 2008 तक भी उतना नहीं था, लेकिन अचानक से 8 से लेकर 12 तक में शूट कर गया। यस, 1965 मतलब लगभग 2000। जी।
तो एक साथ मीनाक्षी जी, अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूशंस से आप, जो संविधान में का हिस्सा बन चुका है आरटीई उस समय तक, संविधान को वायलेट करने का आरोप इस समय कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है। लेकिन संविधान तो यहाँ वायलेट हो रहा है ना, कि संविधान 21A का वायलेशन यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो यूपी और बिहार से मुलायम सिंह, लालू यादव और बहन जी और नीतीश कुमार को फिनिश कर सकें। ऐसा भी नहीं कि बीजेपी से वहाँ लड़ रहे थे, बीजेपी के पास तो वो वोट था ही नहीं, ये वोट किसके पास था। तो ये पॉलिटिकल गेन के लिए आप अगर राष्ट्र को और संविधान को इतना नीचे प्लेस कर देंगे, और इतना नीचे प्लेस कर देंगे कि उसको आप सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके, कपिल सिब्बल ने कर दिया, उसके 2 साल बाद उन्होंने बाकायदा एक्ट चेंज करवा दिया, तो ये पूरी प्रक्रिया असल में इतनी शर्मनाक और इतनी खतरनाक है। और कोशिश क्या हुई, माइनॉरिटी स्कूल, अब देखिए 2 तरह के स्कूल हो गए प्राइवेट में, एक जो 25% सीट फ्री देते हैं SC ST OBC को, अब जो B कैटेगरी, एक और कैटेगरी के स्कूल है जो कि 25% सीट फ्री नहीं देते हैं। अभी 25 जो बिजनेस 2 अगर स्कूल वाला कर रहा है, तो दूसरा वाला तो पहले दिन से 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो शहर के सबसे अच्छे टीचर रखेगा, वो स्विमिंग पूल भी बना देगा, 5 फैसिलिटी देगा। तो ये जो बाकी हजारों स्कूल हैं, इसके बीच लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, मतलब इनके बीच आर्टिकल 14 के तहत जो समानता का अधिकार है, वो बिजनेसमैन के बीच भी तो समानता होनी चाहिए। तो 2 बिजनेसमैन को, 2 स्कूल खोलने वाले लोगों को, 2 संस्थाओं को आप 2 अलग अलग पेडेस्टल पे रख दिए। एक को आपने पहले दिन से 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू का उनका बंदोबस्त कर दिया, दूसरा कि उनके स्कूल में जो गरीब परिवारों के, स्लम के बच्चे जाएंगे उससे बचा दिया, तो उनका एलीट कैरेक्टर भी बचा दिया आपने उसका। तो एलीट कैरेक्टर बचा दिया, पैसा बचा दिया, वो अच्छे, मतलब तो वो स्कूल ज़्यादा अच्छा बिजनेस करेंगे। नहीं, लेकिन सर साल 2004 से लेकर 2012 तक जो कुछ भी है वो ठीक है। आज ये अधिनियम कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, ये भी सही बात है, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा देना ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम है। नहीं, इसके लिए बाकायदा सरकार अगर चाहती तो इसको एक तो प्लग कर सकते थे, नंबर 1, और दूसरा तो इन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट का ऑर्डर पास किया कि हमको ये करना है और आपको हम वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आरटी। ये तो ऑर्डर है। ये कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने किया। हाँ, सरकार ने ऑर्डर पास किया, बाकायदा ऑर्डर आया। और इसके बाद इतना ही नहीं, 2012 में तो पार्लियामेंट से बाकायदा इन्होंने अमेंडमेंट करा दिया आरटीई में कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आरटी। तो ऐसा नहीं है कि किसी अफसर की बदमाशी थी, ये सरकार की पॉलिसी थी। यही मैं बोल रहा हूँ कि दरअसल इसमें से जो कुछ हुआ, कि जैसे रंगनाथ कमीशन में उन्होंने कहा कि आप उनकी स्थिति का पता लगाइए, बाद में उन्होंने कहा कि ये भी देखिए कि कैसे शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को डाला जाए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के हिसाब से जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो जो भारतीय धर्म है, इनकी समस्या है जाति की छुआछूत, तो इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, इनको विशेष अवसर मिलेंगे। इसमें मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को डाला जाए, ये तो संविधान का उल्लंघन हुआ ना। तो ये सारे संविधान के उल्लंघन असल में पॉलिसी के तौर पे कर रहे थे। अशोक गहलोत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, उन्होंने कहा कायम खानी जाती है ना, है ना, बिल्कुल उनको ओबीसी मिलता है ना, उनको शेड्यूल कास्ट में क्यों डालना है उनको? किसी भी, आज भी बीजेपी ने भी ये नहीं कहा कि ओबीसी से हम मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को आउट करेंगे, और मिलता है, वो IAS अफसर बन रहे हैं। मेरे दोस्त हैं IPS ऑफिसर, वो ओबीसी मुसलमान हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत शानदार ऑफिसर हैं, तो कई सारे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जब आप मुसलमानों को एक अलग बॉक्स बनाकर, अलग कैटेगरी बनाकर सारे मुसलमानों को जब उसमें डाल देते हैं, तो किसको डालते हैं आप? सैयद को डाल देते हैं, शेख को डाल देते हैं, मुगल को डाल देते हैं, पठान को डाल देते हैं, जो आप एलीट कैटेगरी को भी डाल रहे हैं। आगे नहीं, जब मुसलमान अलग कैटेगरी बन गई कर्नाटक की, जैसे कर्नाटक वाला ऑर्डर आप देखेंगे अगर सरकार का, या आंध्रा वाला ऑर्डर, उसमें लिखा है ऑल मुस्लिम कास्ट। तो ऑल मुस्लिम कास्ट में तो वो भी आ गए जिन्होंने हिंदू अपर कास्ट पे भी राज किया इस देश में 600 साल। आप समझ नहीं, इसको समझाइए। देखिए, जैसे जो मुसलमानों की अपर कास्ट है, वो इस देश में शासक के तौर पर लंबे समय तक राज करती रही। आपको तमाम उनके राजवंश चलते रहे, उसमें तुगलक के समय से लेकर, और आपको लोधी वंश और तमाम तरह के वंश चले। तो एक तरह से भारत में बहुत एम्पावर्ड और पावरफुल कम्युनिटीज थी। मुगलों के बाद वो फिर इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो जमींदारियां और नवाब वगैरह सारे थे इनके। बड़े बड़े, सबसे बड़े राजा तो भारत के निजाम ही थे, भोपाल के राजा बहुत बड़े मतलब नवाब थे। तो ये कैटेगरी कहीं हिस्टोरिकल इन्होंने कोई बैकवर्डनेस तो झेला नहीं, कोई छुआछूत झेली नहीं, जाति का कोई दंश झेला नहीं। इसको जब, इन कैटेगरीज को जब आप मुसलमान बनाकर एक बॉक्स बनाकर अलग से ले आते हैं और इसको ओबीसी के अंदर उस बॉक्स को अलग से रख देते हैं, अब क्या इस ओबीसी से एक कुम्हार, एक लोहार, एक तेली, एक बढ़ई, मतलब ये क्या कॉम्पीट कर पाएगा? या इवन मुसलमानों की वो जातियां जो जुलाहा
जो कसाई, ये जातियां क्या उनसे कम्पीट कर पाएंगी? तो आप दो अनइक्वल को इक्वल रखते रहे। तो ये इनकी जो बदमाशी हुई है, अब ये इसको नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब इस बार बहुत अच्छे से लेकिन ये तो उल्टा ये कह रहे लेकिन कह नहीं रहे हैं कि नहीं करेंगे। नहीं भाई, जब बात हुई ये 2024 का चुनाव कहाँ केंद्रित रहा? पूरी तरीके से इसी बात पर केंद्रित रहा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि एक ऐसा मैनिफेस्टो आप लेकर आए हैं जिसमें आप धर्म आधारित रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भाषण देते हुए कहते हैं कि आपको बैंक का लोन भी होगा तो उसमें रिजर्वेशन होगा, शिक्षा भी होगी तो उसमें रिजर्वेशन होगा, और मुस्लिम रिजर्वेशन होगा। अगर फिल्म में कोई नायक नायिका है तो उसमें भी मतलब उनका जो पूरा फिल्म का स्टाफ है उसमें भी रिजर्वेशन होगा। डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अमेरिका ने डाइवर्सिटी की है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी जो कह रही है तो उसकी नियत नहीं है। नियत होती है तो उनको लगभग 55 साल से ज़्यादा मिला है। उनकी राज्य सरकारें हैं, वो कोई मॉडल क्यों नहीं क्रिएट करते हैं जिसमें कि बेंगलुरु में वो कोई मॉडल आज क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? कर्नाटक में उनकी सरकार है, कोई नहीं रोक रहा है। वो वहाँ पर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में क्यों नहीं इंश्योर करते हैं कि सारे वर्गों के लोग हों, अगर उनके उसमें मॉडल है तो? असल में सिर्फ बड़ी बातें कर देने से नहीं होता है। आपके पास अभी भी हिमाचल की सरकार है, आप करके दिखाइए ना। कोई एक म्यूनिसिपैलिटी में तो करके दिखाइए ना कि आपका डाइवर्सिटी का मॉडल क्या है। आप चलिए और कहीं नहीं कर सकते हैं, आपकी अपनी मैगजीन है, अपना अखबार है नेशनल हेराल्ड, वहाँ डाइवर्सिटी करके दिखा दीजिए। कांग्रेस का तो अपना अखबार है ना, उसमें तो कोई सरकार का नियम भी नहीं है, आप वहाँ करके दिखा दो। तो दरअसल इनको करना नहीं, इसी वजह से इनका जो डाइवर्सिटी का जो क्लेम आया ना, वो पॉलिटिकल डिविडेंड मुझे लगता है नहीं दे पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, दे आर नॉट एक्चुअली, their intention was something else। नहीं तो ये जो एक अब ये हवा क्रिएट की गई है या ये हवा बन पाई है या नहीं, ये जो उत्तर प्रदेश बिहार में जाकर एक तरीके का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, दिव्यांग हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है क्योंकि हम उनके लिए कर रहे हैं, हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे। अगर बीजेपी आई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन बीजेपी का 10 साल का शासन देख लिया है, इनके पास इतने नंबर्स हैं कि ये इसको चाहे तो बदल सकते थे। इस बीच में रिजर्वेशन मजबूत हुआ है। मैं बता रहा हूँ, नवोदय स्कूल राजीव गांधी के टाइम बना, उसके बाद उस समय वो ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते थे, उस समय लागू नहीं किया। ओबीसी रिजर्वेशन नवोदय स्कूल में कब लागू हुआ? जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तो या नीट जो है, नीट में ऑल इंडिया कोटा जो है, ये 1980s से चला आ रहा है कि ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा में हर राज्य अपनी कुछ सीटें देंगे, फिर वो राज्यों में बंटेगा ताकि हर राज्य का बच्चा हर जगह जा सके। किसी भी समय ये ओबीसी कोटा लागू हो सकता था। नीट में ओबीसी कोटा नरेंद्र मोदी के टाइम में क्यों लागू हुआ? तो नरेंद्र मोदी के टाइम में तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो कांग्रेस के टाइम में हिस्टोरिकली कभी नहीं हो पाई। तो ये जो क्लेम है कि हम दे देंगे, वही मैं कह रहा हूँ, आपने क्यों नहीं दिया? आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा दिया 1951 से लेकर? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो आपके पास जब सरकारें थी तब आपने कराई नहीं, अब सरकारें नहीं है तो कह रहे हैं कराएंगे। कैसे भरोसा करे जनता? अच्छा, लेकिन करा के हासिल क्या होगा? अच्छा, ये जो एक कैपिंग की भी बात हो रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रिजर्वेशन की कैपिंग को बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली ये उनके शब्द नहीं है, लेकिन उसका मंतव्य यही है कि वो कैपिंग बढ़ेगी। तो रिजर्वेशन की कैपिंग तो देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ा दी ना, 50% का कैप था ना, अभी 60% हो गया रिजर्वेशन में। या तो अभी जो बिहार का ऑर्डर है, लगभग 70% के आसपास से उससे ज़्यादा रिजर्वेशन बिहार में लागू हुआ है। इसको लेकर जो विधानसभा में प्रस्ताव आया था, तो जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों ने वोट डाला ना। तो बीजेपी ने रिजर्वेशन के खिलाफ क्या क्या किया है, इसको अगर लिस्ट करें ना, फिर मतलब राहुल गांधी की बीजेपी ने संविधान के खिलाफ या रिजर्वेशन के खिलाफ क्या किया है, आपने क्या किया, वो तो हमने देखा है ना। स्कूलों में अगर इस समय 13,000 टोटल माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, अगर इन स्कूलों में SC ST OBC के बच्चे आते तो कम से कम 3-4 लाख SC ST OBC के बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना प्राइवेट स्कूलों में। ये DPS बेंगलुरु है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बच्चे कौन पढ़ते हैं? माइनॉरिटी के भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो NCPCR ने, गवर्नमेंट की बॉडी है, उसने रिसर्च किया, ये पाया कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले हर 3 में 2 बच्चे जो हैं वो नॉन माइनॉरिटी। मैं ये दर्शकों के लिए समझना इसलिए जरूरी है कि जब कोई नीति बनती है तो ए नहीं तो बी को फायदा मिले। ना ए को फायदा मिल रहा है ना बी को फायदा मिल रहा है, तो फायदा किससे मिल रहा है? तो ऑब्वियसली इसको फायदा मिल रहा है जो उन स्कूलों को चला रहे हैं, संचालक हैं, कि उनको 25% सीटें फ्री नहीं देनी पड़ रही हैं। सीधा सीधा उनका मतलब 1 साल की किसी स्कूल की आमदनी अगर किसी स्कूल की टोटल 1 करोड़ है, तो जिन्होंने रिजर्वेशन जो वो RT एक्ट को जो मान रहे हैं
जो संविधान को मान रहे हैं, उसकी आमदनी 75 लाख हो गई ना। ये यूपीए सरकार ऐसी क्या पॉलिसी लेकर आई कि माइनॉरिटी को भी वो फायदा नहीं दे पाई, जिसके नाम पर वो ये कह रही है कि हम माइनॉरिटीज को फायदा देना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें माइनॉरिटी का जो इलीट है, जो स्कूल को चला रहा है, संचालक है, जो उनका मतलब सबसे पावरफुल सेक्शन है, उसको फायदा कर रहे हैं ना। उनको फायदा करके उनको लग रहा है कि वो अपने समाज में जाएगा, उनका वोट लेके चलाएगा। तो वो जो ओपिनियन मेकर है उसको वो बेनिफिट कराना चाह रहे थे, ताकि वहां से फिर। अच्छा, लेकिन ओपिनियन मेकर को तो किसी भी तरीके के रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। रिजर्वेशन तो वो अपने लिए, वो तो बिजनेस कर रहा है ना वहां पर। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जब माइनॉरिटी बन गया, उसको 25% एक्स्ट्रा आमदनी होने लगी, उसको माइनॉरिटी की परवाह नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी को तो दे नहीं रहा है। वो अगर माइनॉरिटी को देता तब तो फिर भी चलो माना जाता कि चलो माइनॉरिटी, अगर आप मान लो हाइपोथेटिकली, जो सही नहीं है, कपिल सिब्बल झूठ बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी की हालत बेचारे दलितों से भी खराब है, तो चलो दलितों वाला आरक्षण गया, ओबीसी वाला गया, माइनॉरिटी को मिल रहा है। माइनॉरिटी को मिल रहा है क्या? ये जो तमाम जो बड़े क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, जो रिजर्वेशन के दायरे से बाहर हैं, वो माइनॉरिटी को भी दे रहे हैं क्या? सवाल ये है। तो दरअसल वो किसी को नहीं दे रहे थे। और नहीं, मैं दो इंस्टीट्यूशन जिसकी बात आपने कही, एक जामिया मिलिया इस्लामिया और एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैं इन दोनों की सिचुएशन इस वक्त आपसे जानना चाहती हूँ कि इन दोनों ही कॉलेज की स्थिति क्या है। वहाँ पर पढ़ने वाले माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अधिकाधिक हैं? वहाँ है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में उनको आदेश ही आया इस तरह से। स्कूल में ये नहीं हुआ, स्कूल में कोई लिमिट, कोई कैप डाला नहीं गया कि इतने माइनॉरिटी मिनिमम लिए जाएं। लेकिन कॉलेजेस में कैपिंग है। वो असल में वो माइनॉरिटी के बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए था। यहाँ पर लेकिन माइनॉरिटी एज ए होल फायदा पहुंचाने के लिए था। और देखिए, जामिया और अलीगढ़ दोनों की स्थिति बहुत यूनिक है। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट के एक्ट से बनी है। 100% गवर्नमेंट फंडिंग है। टीचर्स की सैलरी से लेकर बिल्डिंग से लेकर सारा कुछ 100% गवर्नमेंट फंडिंग है। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं थे, इनको अलग अलग कालखंड में माइनॉरिटी बनाया गया। एक को बनाया गया राजीव गांधी के टाइम में, और एक को बनाया गया राहुल सोनिया और मनमोहन सिंह के टाइम में। जामिया का केस बहुत रिसेंट है। जामिया को रिजर्वेशन बनाने, माइनॉरिटी बनाने के लिए तो एक और बड़ा षड्यंत्र हुआ। देखिए, किसी भी संस्था को जो माइनॉरिटी बनाते हैं उसके लिए इन्होंने एक एक्ट पास करा रखा है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, NCMI एक्ट, जो कि अभी भी लागू है। इसमें कहा गया कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं। लेकिन जब ये एक्ट बना 2004 में, तो ओरिजिनल एक्ट में कहा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डिफिनेशन क्या है? कोई भी शिक्षा संस्थान, ब्रैकेट में लिखा गया, जो यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसको माइनॉरिटी ने बनाया है और वो चलाते हैं, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब इनको यूनिवर्सिटी को देना था मुसलमानों को। इन्होंने 2006 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाया, और इसमें से ब्रैकेट में जो यूनिवर्सिटी के अलावा उसको डिलीट करा दिया। डिलीट कराते ही रास्ता खुल गया। तो ये असल में पूरे तरह से षड्यंत्रों पर काम कर रहे थे, और इनको लग रहा था किसी को पता नहीं है। इनको पता नहीं था कि हम जैसे मतलब रिसर्चर जो रात में जग के कुछ पढ़ते रहते हैं बिना मतलब का, उसमें से बहुत कुछ निकल के आ जाता है। तो दरअसल सारे पेपर सामने आ गए, जो मैंने इस पूरे चुनाव में रख दिया कि ये क्लेम कर रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा करेंगे। संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगे? कास्ट सेंसस करेंगे। कास्ट सेंसस में क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, जो कि एक्सरे करेंगे, जिस जो वर्ड यूज किया उन्होंने, एक्सरे करेंगे। एक्सरे, पूरे देश का एक्सरे होगा। पूरी दुनिया में कौन सा एक सर्वे सेंसस है जिसमें कि प्रॉपर्टी का एक्सरे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये संभव ही नहीं है। प्रॉपर्टी आप कैसे, मेरे घर में कितना सा सोना रखा हुआ है, मेरी कार का क्या वैल्यूएशन है, मेरे घर की क्या कीमत है, मेरे घर में कितना मतलब क्या है, इसको क्या वो सेंसस करने वाला जो सरकारी मास्टर आएगा वो क्या? अच्छा, सेंसस करके हो भी क्या जाएगा? कुछ नहीं, मतलब इससे नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आप कर भी लेंगे तो क्या आप, जो भाई भारत में या दुनिया में वेल्थ क्रिएशन आदमी क्यों करता है? दो कारण से करता है कि वो और वेल्थ करके अपना जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता है। चुनाव के बीच में राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अमेरिका की तरह वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे? भारत में आदमी तो अपने बच्चे के लिए कमाता है, खास करके बेटे के लिए कमाता है, बेटियों के लिए नहीं कमाता। सॉरी, तो बेटे के लिए तो जान दे सकता है, 80 साल की उम्र में करप्शन कर सकता है। अभी भारत में वेल्थ क्रिएशन का यही मॉडल है। आप भारत को तो नहीं बदल देंगे ना, भाई नई जनता तो ले नहीं आएंगे। तो जो आदमी अपने बच्चों के लिए और अगली पीढ़ी के लिए काम करता है, संपत्ति अर्जित करता है, आप उससे अगर उसका मोटिवेशन छीन लेंगे तो वो तो मतलब बहुत पहले छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाएगा। नहीं, मैं इस पे देखिए, कांग्रेस ऑलरेडी इसे कंडेम कर चुकी है और कह रही है कि उनके निजी विचार हैं, इसका हमसे निजी विचार को चुनाव के समय क्यों रख रहे हैं? ये बात ठीक है। लेकिन दिलीप जी, हम एक बार फिर से, क्योंकि हम SC ST OBC गरीब वंचित के अधिकार की बात कर रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलित की लिस्ट एक नई तैयार की जाएगी, अगर ये लिस्ट ही बदल दी जाती है
तो क्या एक तरीके का ये हम इम्बैलेंस देखेंगे? लिस्ट बदल देने के पीछे दरअसल इनकी एक योजना है। योजना क्या है कि देखिए, भारत में खास करके शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है वो रिलीजन स्पेसिफिक रही है, कौन शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल छुआछूत के जो शिकार हैं जिनके धर्मों में है वो शेड्यूल्ड कास्ट हो सकते हैं। तो ये बाकायदा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे भारत के, उस समय लॉ मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर पास हुआ कि जो हिंदूज हैं और सिख हैं इन्हीं में शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता है। ठीक है, बाद में जो महार वगैरह जो नियो बुद्धिस्ट बने तो वो चूंकि पूरी की पूरी कास्ट ही वहाँ गई थी तो उनको इंक्लूड कर लिया गया और सिखों की कुछ और जातियों को ऐड किया गया। तो इसके बाहर शेड्यूल कास्ट भारत में नहीं है, नहीं हो सकता है। अब अगर इस लिस्ट को रीडू करते हैं, जो कि यूपीए सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को बाकायदा नोटिफिकेशन देकर 2006 में इन्होंने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट को कैसे मुसलमानों को इंक्लूड किया जाए, क्रिश्चियन को, इस पर आप रिकमेंडेशन दीजिए। तो अगर मुस्लिम जो हैं वो भी अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर आ जाते हैं तो इसको 2-3 डायरेक्ट असर होंगे। एक तो शेड्यूल कास्ट का अपना जो हिस्टोरिकली उनको मिलता है वो घट जाएगा। नंबर 2, SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर एट्रोसिटी कर रहा है शेड्यूल कास्ट पे तो उसमें SC एक्ट नहीं लगता है, राइट। तो आप एक नई कैटेगरी मुसलमानों को या क्रिश्चियन को अगर उसमें डाल देंगे तो वो उनको एट्रोसिटी करने की यहाँ पर एक छूट मिल जाएगी, जो करेंगे जरूरी नहीं लेकिन कर सकते हैं, और उनको भी एट्रोसिटी एक्ट से आप मुसलमानों के एक सेक्शन को बाहर कर देंगे कि एट्रोसिटी एक्ट इन पे नहीं लग सकता है। तीसरा, जो उनकी रिजर्व सीटें हैं भारत में, उन सीटों पर मुस्लिम और क्रिश्चियन भी लड़ सकते हैं, तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी घटेगा, घट जाएगा, मतलब SC/ST का घट जाएगा, मुसलमानों का बढ़ जाएगा। तो इतने सारे जिसके फॉल आउट हैं, इस पर कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है, कोई राय नहीं बनी, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ। आपने बाकायदा रंगनाथ कमीशन में उनको कह दिया कि आप ये रिकमेंडेशन दो। तो ये मतलब बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी पॉलिटिकल बेनिफिट स्कोर के लिए, इस गेन के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये किया। मुलायम सिंह, लालू यादव, बहन जी और नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए किया, क्योंकि यहीं पर उनको लगा कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान कैसे बचा रहे हैं? संविधान तो एक ऐसा दस्तावेज है जो आज 100 से ज़्यादा संशोधनों के बावजूद एकदम जीवंत और वाइब्रेंट है। ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं, जहाँ पर चुटकियों में संविधान खत्म हो जाए। संविधान की देश में पूजा होती है, उसको कोई भी सरकार क्यों खत्म करना चाहेगी? नरेंद्र मोदी क्यों खत्म करना चाहेंगे? अच्छा, देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं कि नरेंद्र मोदी मतलब समझिए कि हिस्टोरिकली किसी भी तरह से एडवांटेज वाले ग्रुप के नहीं है, कोई उनको प्रिविलेज नहीं है, ना कास्ट का प्रिविलेज है, ना उनको पैसे का प्रिविलेज है, ना कोई इंग्लिश एजुकेशन का प्रिविलेज है, ना उनको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का प्रिविलेज है, ना वो बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार के हैं। एक इतना साधारण परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से ही बनता है। जो आदमी इस इलेक्टोरल सिस्टम का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, मतलब उस आदमी का अगर दिमाग अपने ठिकाने पे है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों खत्म करेगा जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री है? तो ये आरोप तो बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से प्रेडिक्शन कर दीजिए, एक जल्दी से प्रेडिक्शन भी कर दीजिए 2024 में क्या होने जा रहा है, और क्या ये क्या बैकफायर करेगा? ये क्या ये वेरी बैड इट इट सो मतलब मैंने आज तक प्रेडिक्शन नहीं किया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं बताता है कि उसने किसको वोट डाला, तो पूरे देश का तो मैं क्या बताऊं, मेरे परिवार को लोग नहीं बताते। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बात आज उन सवालों की हुई है जिनका जवाब आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। अब केवल आखिरी फेज का मतदान बाकी है, तो ये जो बार बार हवा खड़ा किया जाता है कि बीजेपी की सरकार आ गई, मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो वो संविधान को खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। और जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, तो इसका सच क्या है? आज आंकड़ों के साथ, पूरी रिसर्च एनालिसिस के साथ हमने राजधर्म में आपके सामने रख दिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए देहरादून में कहां-कहां अवैध कब्जों पर चला कानून का बुलडोजर। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।